देखिए आपका टीपीए चल रहा था और टीपीए के तहत आपका सेक्शन 3 चल रहा था। सेक्शन 3 में आपका इंटरप्रिटेशन क्लाज बताया जा रहा था, जिसमें कि आपका मैंने 4 परिभाषाएं बताई गई हैं और पांचवी हम शुरू किए थे, नोटिस या सूचना। देखिए सूचना से आपका प्री में एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, मेंस में कम चांस रहता है। मेंस में अगर बनता है तो ज़्यादा तक टिप्पणी में बन सकता है, लेकिन प्री में आपका बताया भी गया था कि राजस्थान जेलों ने क्वेश्चन ये मैंने राजस्थान जे में ही क्वेश्चन बना था। ये क्वेश्चन बना था कि सूचना कितने प्रकार की होती है, तो आपका भी बताया जाएगा कि सूचना 2 प्रकार की होती है, एक आपका एक्सप्रेस और दूसरा कंस्ट्रक्टिव। अब दोनों को डिटेल में हम बताएंगे अभी आपका, लेकिन आइए फिर शुरुआत किया जाए नोटिस के बारे में। और कल हमने शुरुआत किया था और डिटेल में हम बता भी रहे थे, एक एक करके फिर हम एक बार दोहरा देते हैं और तब आपका बेयर शुरू किया जाए। देखिए आपका नोटिस या सूचना के बारे में कई जगह से आपको कोरिलेट भी किया गया था। सबसे पहले ये है कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन है ये बताया गया था, यानी कि जो सूचना पाने का अधिकार है वह एक वर्तमान में फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। और कई केसों में सुप्रीम कोर्ट ने बताया, और ये अधिकार किस आर्टिकल में वेस्टेड है, किस आर्टिकल में समाहित है, तो 21। ये कई केस आए। इसके बाद आपका जो सूचना की बात आती है वह आपका सीपीसी में पूछा जाता है, और सीपीसी का सेक्शन याद रखना है 80 यानी कि 80, कई बार पूछा गया है। फिर आपका एविडेंस एक्ट में भी हमने सूचना के बारे में बताया था, और वह जो बताया था 66 में प्रावधान है मुख्य रूप से। इसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया था, और कॉन्स्टिट्यूशन में आपका कई एंगल से बताया गया था। और पहला एंगल ये बताया गया कि अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर के विरुद्ध उनकी व्यक्तिगत हैसियत के लिए आप सिविल वाद लाते हैं, सार्वजनिक हैसियत नहीं, पर्सनल हैसियत में कोई गलत कार्य उन्होंने किया है और आप सिविल वाद उनके खिलाफ देखिए ये बताया गया था आपका, ये संविधान का आर्टिकल 361 कि कितने दिन पहले आप सूचना देंगे, तो आपका 60 दिन। फिर आपका संविधान में और भी जगह सूचना है, और वह आपका ये देखना है कि अगर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है या उपराष्ट्रपति को हटाना है, तो हटाने के प्रस्ताव के पहले 14 दिन पहले यानी कि 14 डेज पहले इनको सूचना देना पड़ेगा। और यानी कि राष्ट्रपति को हटाना हो या उपराष्ट्रपति को, तो इनको नोटिस देना पड़ेगा, और कितने दिन पहले देना पड़ेगा, 14 दिन। इनमें से एक क्वेश्चन आ जाता है प्री में। अब टीपीए में जो सूचना है उसके बारे में देखा जाए, टीपीए के तहत जो सूचना आपकी जो परिभाषित है, इसका मतलब ये हुआ कि सूचना का मतलब यहाँ ये हुआ कि क्या किसी व्यक्ति को किसी तथ्य के बारे में ज्ञान था। तो कानून ये कहता है
टीपीए ये कहती है कि किसी घटना के बारे में या किसी तथ्य के बारे में किसी व्यक्ति को नॉलेज था कि नहीं, उसको जानकारी थी कि नहीं। तो जानकारी दो प्रकार की हो सकती है, एक एक्सप्रेस और दूसरा कंस्ट्रक्टिव। एक्सप्रेस का मतलब कि उसे या तो मुख से बोल कर बता दिया गया है या लिख कर बता दिया गया है। और कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये हुआ कि यदि वह व्यक्ति ग्रास नेग्लिजेंस या घोर उपेक्षा नहीं बरतता और सच्चाई का पता लगाना चाहता तो उसे सच्चाई का ज्ञान हो जाता। लेकिन वह घोर उपेक्षा बरता, ग्रास नेग्लिजेंस बरता, यानी कि सोया रह गया, तो ऐसी दशा में कानून ये मान कर चलता है कि अगर आप सक्रिय रहते तो आपको इस बात की जानकारी हो जाती, और आप निष्क्रिय रहे तो ऐसी दशा में ये माना जाएगा कि आपको इस बात की जानकारी है, भले वास्तव में आपको जानकारी न हो। जैसे कि कानून के मामले में भी यही होता है। फिर एक बार नियम समझिए। अगर विधायिका ने कोई कानून बना दिया और वह कानून राजपत्र में यानी कि सरकारी गजट में आपका नोटिफाइड या प्रकाशित हो गया, तो ये मानकर चला जाता है कि भारत के जितने भी व्यक्ति हैं, भारत के ही कहाँ, जितने भी विदेशी व्यक्ति हैं, उनको इस कानून का ज्ञान है, भले एक अक्षर ज्ञान न हो या भले ही वह अंगूठा छाप हो, इससे मतलब नहीं है। यहाँ तक कि अगर कोई विदेशी भी भारत में आता है और तब भी ये मानकर चला जाएगा कि भारत के कानूनों को वह जानता है, जबकि वास्तविकता ये है कि वह जान नहीं सकता। और ये जो केस आया, केस भी याद रखना है, आपका एमएच जॉर्ज वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस आया, ये आईपीसी का, जहाँ की स्पष्ट कहा गया कि चाहे देसी हो या विदेशी, जो मिस्टेक ऑफ लॉ है, विधि की भूल क्षम्य नहीं है। तो आइए अब फिर बैक होया जाए सूचना के बारे में। अभी आपका बैरक नहीं शुरू हुआ भाई, थोड़ा बड़ा चैप्टर है आपका, इसके बाद छोटे छोटे प्रावधान आएंगे। देखिए, जहाँ तक सूचना के विकास की बात है, सूचना का जो विकास होता है वह इंग्लैंड के इक्विटी कोर्ट द्वारा होता है। और मैं पिछले लेक्चर में बताया भी था कि जो इक्विटी कोर्ट था, यानी कि जो साम्य न्यायालय था इंग्लैंड का, उसे क्या कहा जाता था, चांसरी न्यायालय कहा जाता था। और वह न्यायालय काम क्या करता था, तो विधिक प्रावधानों से बाहर जाकर, यानी कि जिन मामलों में कोई कानून नहीं था या कानून का अभाव था, उन मामलों में वह जस्टिस के आधार पर, यानी कि न्याय के आधार पर, इक्विटी यानी कि साम्य के आधार पर, गुड कंसेंस यानी कि अंतरात्मा या शुद्ध अंतःकरण के आधार पर जो उचित होता था वह निर्णय देता था। तो आपका बिहार जे में इसी बार आया था कि साम्य क्या है। तो साम्य का मतलब ये हुआ गुड कंसेंस, यानी कि अंतःकरण, यानी कि जो बात अंतरात्मा से निकलती है वही बात क्या कहलाती है, साम्य या इक्विटी। तो इक्विटी न्यायालयों ने जब सूचना के सिद्धांत का विकास किया, तो इसका मतलब ये था कि इक्विटी न्यायालय लोगों को फ्रॉड से बचाने के लिए ही, लोगों को धोखा न हो इससे बचाने के लिए ही इस सूचना के सिद्धांत का विकास किया। अब देखिए कैसे, आपका एक उदाहरण देखिए फिर तब आगे बताया जाए। यानी कि जो क्रेता था, यानी कि जो संपत्ति का क्रेता थे, अगर वे क्रेता सद्भावना पूर्वक सामान को खरीदे हैं
तो इक्विटी कोर्ट उन्हें प्रोटेक्ट करता था और उनके अधिकारों की रक्षा करता था और ये मानता था कि जब इन्हें सूचना नहीं है और ये संपत्ति खरीद लिए हैं तो इन्हें अच्छा हक मिलना चाहिए। एक उदाहरण सतर्क होकर देखिए, अच्छा उदाहरण, ताकि इसके विकास को देखा जा सके। देखिए, मान लीजिए ए एक व्यक्ति है और आपका बी है। ए ने क्या काम किया है कि भाई मान लीजिए कि ए एक व्यक्ति है और बी एक व्यक्ति है। ए को पुत्र मान लिया जाए और बी को पिता मान लिया जाए। मैं बताया भी था, फिर बता रहा हूँ। अब ये जो मकान है यह पिता के नाम है और पुत्र ने क्या काम किया कि सी के साथ सी को धोखा दिया या सी को प्रवंचना किया या भूलवश भूल हो गई ऐसे, और ये मकान किसको बेचने की परिकल्पना कर दिया, सी को। तो आप ये कहेंगे कि जब ए मालिक ही नहीं है तो ये सी को कैसे मकान बेच सकता है। इसीलिए टीपीए की धारा 43 में आपका बेचना नहीं बल्कि विक्रय करने की, अंतरण करने की प्रव्यंजना यानी कि परिकल्पना शब्द लिखा है, क्योंकि सही बात है। अब ऐसी दशा में सी को बाद में पता लगता है कि इसका मालिक तो बी है। अब सी इंतजार करता है, तब तक बी मरता है और बी से संपत्ति किसके हाथ में आ जाती है, उत्तराधिकार में, ए में। और ए क्या काम करता है कि डी को ये संपत्ति बेच देता है। अब कानून ये कहता है कि भाई डी ने अगर सद्भावना पूर्वक कार्य किया है, यानी कि अगर डी को यह बात मालूम नहीं थी कि ये संपत्ति सी को पहले बेचने की परिकल्पना की गई है और डी मूल्य देकर, फ्री में नहीं, क्या देकर, पैसा देकर, फ्री का काम नहीं, यानी कि अगर डी पैसा देकर ए से वह संपत्ति खरीदता है तो वह खरीदना वैलिड या वैध माना जाएगा और डी को पूरा हक मिलेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर डी को इस बात की जानकारी नहीं है कि सी से पहले समव्यवहार हुआ है तो डी को अच्छा हक मिलेगा। लेकिन अगर डी को सूचना है कि सी को पहले ये बेचने की परिकल्पना कर चुके हैं तब तो डी को अच्छा हक नहीं मिलेगा। आगे बढ़ा जाए, जहाँ तक सूचना के सिद्धांत की बात है, आपका टोटल 6 धाराओं में टीपीए के सूचना का सिद्धांत समाहित है। ये पूछ सकता है, वो धाराएं लिखवा गया था ना। देखिए आपका, फिर मैं बता दूं, 39, 40, 41, 43, 53 और 53A लिखवा भी गया था भाई पिछले लेक्चर में एक। इसके बाद आइए सूचना के, आपका अगला क्वेश्चन आता है कि सूचना के सिद्धांत का जूरिस्प्रूडेंशियल बेस क्या है या विधिशास्त्रीय आधार क्या है। हेडिंग डाल लीजिए भाई, लिखते रहे उसको। सूचना के सिद्धांत का विधिशास्त्रीय आधार यानी कि जूरिस्प्रूडेंशियल बेस क्या है। आजकल ये भी क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, उसी के आगे लिखते रहेगा जहां तक लिखवा गया। लिखिए, सूचना के सिद्धांत का जूरिस्प्रूडेंशियल बेस क्या है, विधिशास्त्रीय आधार क्या है। लिखिए, सूचना के का सिद्धांत, सूचना का सिद्धांत निम्नलिखित 3 आधारों पर निर्भर है। निम्नलिखित 3 आधारों पर निर्भर है। पहला लिखिए, पब्लिक पॉलिसी या लोक नीति।
पब्लिक पॉलिसी या लोक नीति। सेकंड लिखिए, बताया गया था पिछले टर्म पर भाई है। सेकंड लिखिए स्टापेल यानी कि विबंध, स्टापेल या विबंध। तीसरा लिखिए प्रिजम्पशन या उपधारणा, प्रिजम्पशन या उपधारणा। ये तीनों समझाया गया था पिछले लेक्चर में। आगे लिखे पैराग्राफ चेंज करके। अब सूचना दो प्रकार की होती है, सूचना दो प्रकार की होती है। फर्स्ट लिखिएगा एक्चुअल नोटिस यानी कि वास्तविक सूचना। सूचना दो प्रकार की होती है, यही क्वेश्चन ज्यादा बनने के चांस रहते हैं। सूचना दो प्रकार की होती है। फर्स्ट लिखिए एक्चुअल नोटिस यानी कि वास्तविक सूचना। सेकंड लिख लीजिए कंस्ट्रक्टिव नोटिस यानी कि अन्वयिक सूचना। अन्वयिक को हम कहते हैं प्रलक्षित या विवक्षित भी। इंग्लिश वर्जन याद रखिए क्योंकि हिंदी शब्द लगातार बदल रहा है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस याद रखना है, हिंदी में 3-4 वाक्य बता दिया जाए। भाई विवक्षित भी दे सकता है, अन्वयिक भी दे सकता है, प्रभाषित भी दे सकता है, प्रलक्षित भी दे सकता है, या मानद एक शब्द आता है, मानद भी दे सकता है, या डीम्ड नोटिस एक शब्द लिख लीजिए कहीं अलग से, आजकल आ रहा है डीम्ड नोटिस। डीम्ड नोटिस यानी कि मानद, वही कॉन्ट्रैक्टिव वाले को कहते हैं। अब आपका बेयर एक्ट पहले उठाया जाए और तब एक्चुअल नोटिस बताया जाए, तब लिखवा जाए। भाई देखिए आपका बेयर एक्ट अब काम करेगा इतने देर के बाद। देखिए बेयर एक्ट हम निकाल लीजिए, आप पढ़ना चाहते हैं बेयर एक्ट को। देखिए क्या कहा गया है भाई बेयर एक्ट में, किसी तथ्य की किसी व्यक्ति को सूचना है यानी कि नोटिस है, यह तब कहा जाता है जब वह वास्तव में उस तथ्य को जानता है। तो जब पहला वाक्य ये आया कि कब कहा जाएगा कि किसी फैक्ट के बारे में किसी व्यक्ति को जानकारी या सूचना या नोटिस है, तो पहला नियम ये मिलता है कि अगर वह व्यक्ति एक्चुअल रूप से वास्तव में उस तथ्य को जानता है, तो हम कहेंगे कि उस व्यक्ति को वास्तव में उस तथ्य की सूचना थी और इस सूचना को ही एक्चुअल नोटिस कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वास्तविक सूचना में व्यक्ति को वास्तविकता बता दी जाती है कि ये वास्तविकता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में एक देखिए वास्तविकता बताई जाए। उदाहरण के रूप में ए का यह मकान है, इस मकान पर 10 लाख रुपए का लोन है और यह बी को बेचना चाहता है, तो ए ने स्पष्ट रूप से किसको बता दिया है, बी को, कि देखो जो मैं मकान बेच रहा हूँ इस पर 10 लाख का कर्जा है और भाई स्पष्ट मैं तुमको बता रहा हूँ, इसके बावजूद भी तुम खरीदना चाहते हो तो खरीद लो। तो बताइए ये कैसी सूचना है, एक्चुअल की कंस्ट्रक्टिव। ए ने जानकारी दी है बी को, तो ये कैसी सूचना है,
वास्तविक सूचना। क्यों? क्योंकि ए ने यह बात बी को स्पष्ट रूप से क्या की है, बता दी है। अब ये आया कि जो बी को ज्ञान हो रहा है यह ए के माध्यम से हो या ए के प्रतिनिधि के माध्यम से, अन्य लोगों द्वारा नहीं। यानी कि सूचना या जानकारी किसके द्वारा दिया जाना चाहिए, तो या तो पक्षकार द्वारा या पक्षकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा। अगर थर्ड पर्सन सूचना देता है तो वह सूचना वैध नहीं मानी जाएगी। देखिए आपका ये जो सूचना है ये एक्चुअल सूचना मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ए ने स्पष्ट रूप से किसको यह बात बता दी है, बी को। अगर बाद में भी ये कहता है कि हम ये 10 लाख नहीं मानेंगे, तो कानून ये कहेगा कि जब तुम्हें स्पष्ट रूप से जानकारी दे दी गई है कि 10 लाख का लोन है, इसके बावजूद भी तुम जानबूझकर वह प्रॉपर्टी खरीदे हो, इसका मतलब कि तुम लोन को भी क्या कर रहे हो, स्वीकार। क्योंकि उसी समय तुम क्या कर देते, जब जानकारी मिली तो खरीदने से इनकार कर देते। अगला देखिए आपका जो लिखिए भाई, आपका नीचे लिखिए वास्तविक सूचना। हेडिंग डालिए, इसको लिखते भी रहिए। वास्तविक सूचना ये प्रकारों, दो प्रकारों में से पहला हम लिखवा रहे हैं, एक्चुअल नोटिस। लिखिए वास्तविक सूचना। लिखिए इस सूचना के तहत, इस सूचना के तहत तथ्य का वास्तविक ज्ञान, तथ्य का वास्तविक ज्ञान पक्षकारों को होता है। तथ्य का वास्तविक ज्ञान पक्षकारों को होता है। इस सूचना के निम्नलिखित 3 आवश्यक तत्व हैं। इस सूचना के निम्नलिखित 3 आवश्यक तत्व हैं। फर्स्ट लिखिए निश्चित ज्ञान, यानी कि सर्टेन नॉलेज। तीनों लिख लीजिए तब समझा जाए। फर्स्ट लिखिए निश्चित ज्ञान। सेकंड लिखिएगा निश्चित ज्ञान किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कराया जाना चाहिए। सेकंड लिखिए निश्चित ज्ञान किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कराया जाना चाहिए जो संपत्ति में हित रखता हो, इंटरेस्ट रखता हो। जो संपत्ति में हित रखता हो अर्थात इंटरेस्ट रखता हो। तीसरा लिखिए निश्चित ज्ञान उसी संव्यवहार का भाग होना चाहिए। निश्चित ज्ञान उसी संव्यवहार का भाग होना चाहिए। अब इसी उदाहरण पर तीनों चीजों को समझिए, ध्यान से समझिए इसको। ए अपना मकान बी को बेचना चाहता है और इस मकान पर आपका कर्जा कितना है, या बिजली का बिल बकाया है, या हाउस टैक्स, जो भी कहिए,
या लोन लिया था बैंक से, कितना लिया था? 10 लाख। अब सबसे पहले आया कि निश्चित ज्ञान कराया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि ए द्वारा भरमाऊ नहीं, बी को स्पष्ट रूप से ये बता दिया जाए कि जो मकान मैं बेच रहा हूँ, इस मकान पर 10 लाख रुपए का क्या है? कर्जा। दूसरी बात यह है कि जो बी को ये सूचना दी जा रही है, ये किसके द्वारा दी जानी चाहिए? जो प्रॉपर्टी में हक रखता है, हित रखता है। तो इस प्रॉपर्टी में हित कौन रखता है? ए। तो बी को सूचना किसके द्वारा मिलनी चाहिए? ए द्वारा। या ए ने अगर सूचना देने के लिए कोई अगर क्या नियुक्त किया हो, आपका आज पढ़ना भी है एविडेंस में भाई, सेक्शन 20, उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि ए ने घोड़े किसी विषय के बारे में सूचना देने के लिए किसी अन्य को अथराइज किया है और वह अथराइज एक्सप्रेस रूप से किया है, तो अन्य व्यक्ति भी सूचना दे सकता है। तो यहाँ भी उदाहरण वही चलेगा। अगर ए ने सी को नियुक्त किया है कि हे सी, जो भी पूछे तुम इस मकान के बारे में उनको सूचना दो, मैं तुम्हें इसके लिए अथराइज करता हूँ। तो ऐसी दशा में ए द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से पाई गई सूचना भी सही मानी जाएगी। अब यह है कि अगर बी को सूचना किसी थर्ड पर्सन ने दिया, तो क्या वह सूचना क्या वह सूचना से बी बाध्य होगा? तो फिर याद रखिए, अफवाह उड़ गई उस पर नहीं, आपका भी मान लेगा। यानी कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। अर्थात बी को अगर थर्ड पर्सन सूचना देता है तो वह सूचना से बी बाध्य नहीं है। अर्थात बी को सूचना जो दी जाएगी या तो अंतरणकर्ता द्वारा या उसके द्वारा अथराइज व्यक्ति द्वारा, थर्ड पर्सन नहीं। थर्ड पर्सन अगर देता भी है तो बी इस उदाहरण में उस सूचना से बाध्य नहीं है, यानी कि वह सूचना सही नहीं मानी जाएगी। तीसरा पॉइंट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो ट्रांसफ़र हो रहा है और जो नोटिस दी गई है वह सेम ट्रांजैक्शन का भाग हो। सेम ट्रांजैक्शन का मतलब एक ही संव्यवहार का भाग हो, एक ही श्रृंखला का भाग हो। तो आइए भाग दिखा दिया जाए एक उदाहरण में। ए ने बी को सूचना दी कि हे बी, मैं तुम्हें ये मकान बेचूंगा और इस मकान पर ही कितना लाख का लोन है? 10 लाख का। तो आप लोग अब बताइए, क्या उसी संव्यवहार के बारे में ए ने बी को सूचना दी कि किसी दूसरे संव्यवहार के बारे में? उसी संव्यवहार के बारे में, यानी कि यही प्रॉपर्टी बेचनी थी और इस प्रॉपर्टी के ही बारे में ए ने किसको सूचना दी? बी को। तो ये कहा जाएगा कि सूचना उसी संव्यवहार का भाग है। अगर ये तीन बातें आपका अप्लाई होती हैं तो कानून ये मानेगा कि बी को सूचना थी और बाद में बी ये नहीं कह सकता कि हमें किसी बात का ज्ञान ही नहीं था, यानी कि उसको मुकरने से क्या किया जाएगा? रोक दिया जाएगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब भी आपका ज़मीन जायदाद खरीदी जाती है तो आप भार सहित और भार रहित, अगर भार रहित लिखा है इसका मतलब कि कोई लोन वोन नहीं है, कोई कर्जा नहीं है। और भार सहित का मतलब ये हुआ कि उस पर कुछ न कुछ लोन या कर्जा है। तो आप लिखा जाता है, तो आपका अगर ज़मीन पर पहले आपका भार है और आप लिख दी मैंने खरीद रहे हैं और लिख दिए हैं बिलेख में कि भार या चार्ज सहित हम खरीद रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उस कर्जे को क्या करिए? भरिए। आपका ये नियम है।
देखिए आगे आपका ये तो एक्चुअल नोटिस बताई गई। अब दूसरा आपका आता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। पहले कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्टिव को थोड़ा समझिए और तब बेयर एक्ट हम बताते हैं। देखिए आपका प्रलक्षित जानकारी, पहले प्रलक्षित शब्द को समझिए भाई। जो ये कंस्ट्रक्टिव है या आपका आणविक है या प्रलक्षित है या प्रभाषित कहिए, डिम्ड कहिए या मानद कहिए या कल्पित कहिए, फिक्शन, इसका मतलब पहले नए लोग समझे भाई। इसका मतलब ये हुआ कि वास्तविकता कुछ और है और कानून मानता कुछ और है। इसका मतलब अगर हम टीपीए में नोटिस देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि वास्तव में किसी व्यक्ति को किसी तथ्य के बारे में जानकारी नहीं है, फिर भी कानून ये मान लेता है कि आपको ज्ञान या नॉलेज या जानकारी थी। यानी कि यदि आप घोर उपेक्षा नहीं बरतते और आप सावधानी पूर्वक सच्चाई का पता लगाने का प्रयास करते तो आपको सच्चाई का पता लग जाता, लेकिन आपने सच्चाई का पता लगाए बिना काम किया है तो ये कानून मान लेगा, उपधारित कर लेगा कि आपको ज्ञान था इस बात का और आप ये बाद में कहते हैं कि हमें तो नॉलेज ही नहीं था, तो ये माना नहीं जाएगा। कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव की जहाँ तक बात है, तमाम जगहों पर डिम्ड या कंस्ट्रक्टिव मिलता है। एक तो आपका सीपीसी में मिलता है, आपका मने रेह जुडिकेटा में ही सीपीसी का सेक्शन 11 कंस्ट्रक्टिव रेजुडिकेटा, आपका सीपीसी की धारा 11 का एक्सप्लेशन नंबर 4 में। फिर आपका डीम्ड एविडेंस में भी तमाम जगह, उतना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब 5 ऐसी कंडीशन टीपीए में दी गई हैं जहां की आपका कंस्ट्रक्टिव नोटिस अधिरोपित की जाएगी। यानी कि 5 ऐसी कंडीशन है जहां की ये माना जाएगा कि आपको सूचना थी जबकि वास्तव में उस बात की जानकारी नहीं थी। आपका 5 कौन कौन सी स्थितियां हैं, अब बेयर एक्ट से तोड़ा जाए और तब पांचों कंडीशन बताया जाए। देखिए बेयर एक्ट में भाई आगे हम बढ़ते हैं। आपका आधा अभी बेयर एक्ट पढ़ाया गया था, आधा क्या वो एक ही लाइन पढ़ाया गया था। देखिए फिर एक बार, किसी तथ्य की किसी व्यक्ति को सूचना है, यह तब कहा जाता है जब वह वास्तव में उस तथ्य को जानता है, तो इसी सूचना को एक्चुअल नोटिस कहेंगे। दूसरा देखिए, अथवा, अथवा के बाद शुरू करिएगा। अथवा यदि ऐसी जांच या तलाश से करनी चाहिए थी, करने से जानबूझकर प्रवृत्त न रहता या घोर उपेक्षा न करता तो वह उस तथ्य को जान लेता। इसका मतलब ये हुआ ऐसी जांच या तलाश यानी कि ऐसी इंक्वायरी जो उसे करनी चाहिए थी और करने से जानबूझकर, प्रवृत्त मने अलग, न है तो लिख लीजिए। प्रवृत्त का मतलब आपका अलग न रहता, अलग या पृथक, प्रवृत्त न रहता या घोर उपेक्षा न बरतता यानी कि ग्रास नेग्लिजेंस न बरतता तो उस तथ्य की सच्चाई वह क्या होता, जान लेता। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए भाई। इसको आपका पहले समझिए, आपका सीपीसी से और तब टीपीए में बैक हो आ जाए। जो सीपीसी का सेक्शन 11 का एक्सप्लेशन नंबर 4 है, सेम इसी तर्ज पर है। एक्सप्लेशन नंबर 4 ये कहता है कि यदि वादी अपने पक्ष में फैसले के लिए कुछ तथ्यों को
कुछ आधारों को उठा सकता था, तो कानून ये कहता है कि उसे उन तथ्यों को अपने वाद में सूट में उठा देना चाहिए था। यदि वह नहीं उठाया तो कानून ये मान लेगा या समझ लेगा या कल्पना कर लेगा या प्रभाषित करेगा कि उसने उस तथ्य को उठाया, उस पर सुनवाई हुई और निर्णय भी आ गया, जबकि वास्तव में वह उठाया नहीं। सेम यहाँ जोड़िए, अगर अगर कोई व्यक्ति है और वह व्यक्ति अगर वह व्यक्ति जांच या पड़ताल करता और यानी कि जांच या पड़ताल सही ढंग से करता, सक्रिय रूप से करता, तो उसे सच्चाई का पता लग जाता। लेकिन वह जांच या पड़ताल करने में जानबूझकर प्रवृत्त रहा है। प्रवृत्त मतलब अलग रहा है, अर्थात जानबूझकर वह सच्चाई का पता ही नहीं लगाया और इसके कारण उसे सूचना नहीं मिल पाई। या दूसरा ये कहा जा रहा है कि अगर ग्रास नेग्लिजेंस नहीं बरतता, यानी कि जिस व्यक्ति पर ये कर्तव्य था कि वह सच्चाई का पता लगाए, उसने कैसी उपेक्षा बरती है, घोर उपेक्षा या घोर लापरवाही। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि शांति से सोया रहा, या कह सकते हैं कि रोम जल रहा था और नीरो चैन की क्या बजा रहा था, बंसी। घोर उपेक्षा मतलब कि एक साधारण उपेक्षा होती है, एक घोर उपेक्षा। तो साधारण में लोग सक्रिय तो रहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आपका घोर उपेक्षा में, घोर उपेक्षा का मतलब ये हुआ कि एकदम निष्क्रिय पड़ जाना। भाई निष्क्रिय याद रखे, यानी कि सच्चाई का पता लगाने का कोई प्रयास ही नहीं करना, तो हम कहेंगे कि यह व्यक्ति क्या हो गया है, निष्क्रिय। एक उदाहरण देखिए निष्क्रियता का। ए मान लीजिए ए अपना मकान बी को बेचता है, तो बी अपना बिस्तर पर लेटा है, न मकान देखने गया न जमीन देखने गया, कौन कब्जाधारी है कुछ देखने नहीं गया, न रजिस्ट्रार ऑफिस में गया, और आराम से आपका सोचा कि मकान अच्छा है और ए से मकान खरीद लिया, और बाद में पता लगा कि इस पर तो पहले से ही किसी का कब्जा है, या ये ए पहले ही ये मकान किसी को क्या कर चुका है, बेच चुका है। प्रयागराज में कई हजारों मकान ऐसे हैं, झूसी से लेकर तमाम जगह, जहाँ की एक ही ज़मीन है और 7-7 8-8 लोगों को बेच दिया गया, और बेचने वाला बाद में पैसा वैसा लेकर क्या हो गया, फरार। अब इस समय फरार होना तो अमेरिका चले जाइए, कनाडा चले जाइए, तो भाई आपका लोग क्या हो जाते हैं यहाँ से, या इंग्लैंड चले जाइए विजय माल्या की तरह, पैसा वैसा लेकर जाएंगे, या आपका तमाम जगह है भागने के, तो पैसा हो गया तो भारत में ही रहेगा, आपका कहीं दिल्ली में बस जाएगा और वहाँ शांति से रहेगा, सारा मोबाइल वोबाइल बंद कर देगा और खोदते रहिए। तो कई लोग गिरफ्तारी का वारंट जारी करा के, और पुलिस आज तक 20 साल से लोगों को खोज रही है, अब पता लगा कि वो शहर छोड़कर क्या हुए हैं कहीं और, तो कोई उपाय नहीं है। तो इसी प्रकार देखिए, यानी कि अगर भी घोर लापरवाही नहीं बरतता तो इस बात का पता लगा लेता कि सच्चाई क्या है, लेकिन ये घोर लापरवाही बरता और सच्चाई का पता लगाने का प्रयास ही नहीं किया। हाँ, अगर भी सच्चाई का पता लगाता और ये उस सच्चाई की पहुंच तक माने ये उस सच्चाई का पता लगाने में बाधा डालता, तब बात अलग होती। लेकिन भी तो कोई कार्य ही नहीं किया, शांति से क्या किया, निष्क्रिय हो गया। दूसरा देखिए आपका, इसमें आगे बढ़ा जाए, आपका दूसरा पॉइंट देखा जाए, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 देखिए, जहाँ की अचल संपत्ति से संबंधित कोई संव्यवहार रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा
विधि द्वारा अपेक्षित है और वह रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया गया है, वहाँ यह समझा जाएगा कि ऐसे व्यक्ति को जो ऐसी संपत्ति को या ऐसी संपत्ति के किसी भाग या ऐसी संपत्ति किसी अंश या हित को अर्पित करता है, ऐसी लिखत की सूचना उस तारीख से है जिस तारीख को रजिस्ट्रेशन हुआ है या जहाँ की एक ही उपजिले में सब संपत्ति नहीं है। इसको देखिए, उतना लंबा पढ़ना नहीं है भाई, आपका अपनी भाषा में लिखा जाता है, वो बैरक में उलझ जाएंगे। इससे अच्छा तरीका है कि अपनी भाषा में इसको पढ़िए, लिखते समय इतना लंबा नहीं लिखवाया जाएगा। इसको क्या किया जाएगा, अपनी भाषा में 4 लाइन लिखवाया जाएगा, लेकिन दिमाग अस्थिर करके समझ तो सकते हैं। पहले तो पहला देखिए, आपका आणविक सूचना में पहला हो गया जानबूझकर प्रवृत्त रहना या घोर उपेक्षा बरतना। दूसरा हम बता रहे हैं पंजीकरण के बारे में सूचना या रजिस्ट्रेशन के बारे में सूचना या पंजीकरण के बारे में सूचना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ध्यान से देखिए। मान लीजिए ए एक व्यक्ति है और अपनी ज़मीन बी को बेच दिया है, और बेचा ही नहीं है, आपका बेचा भी है, और ये जाकर रजिस्ट्रार ऑफिस में इस बात को क्या कराया है, पंजीकृत कराया है। पंजीकृत का मतलब रजिस्टर्ड करा लिया है। अब ऐसी दशा में अब दूसरा ये सी ए के पास जाता है और ए से पूछता है कि क्या ये मकान तुम्हारा बिका है कि नहीं। ए कहता है कि अभी बिका नहीं है, चलिए हम आपको बेच देते हैं, आप चलिए 2 पैसा कम दीजिएगा, हम मजबूर हैं, हमें क्या करना है, इलाज कराना है। 50 बवाल बताते हैं लोग, इलाज कराना है तो यहाँ जाना है वहाँ जाना है भरमाने के लिए। अब आइए ए ने वही मकान किसको डेट बना दिया जाए भाई, 1 जनवरी को किसने खरीद लिया है और रजिस्टर्ड है भाई, रजिस्टर्ड, और 3 जनवरी को किसको बेच दिया जा रहा है, सी को। अब यही कानून आपका कंस्ट्रक्टिव नोटिस मानता है। देखिए क्या मानता है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब ये हुआ कि अगर ए ने वह मकान 1 जनवरी को बी को बेचा है तो बाद के जितने लोग भी उस प्रॉपर्टी के बारे में संव्यवहार करेंगे उनके लिए यह रजिस्ट्रीकृत सूचना मानी जाएगी। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ये कानून मान कर चलेगा बाद वालों के लिए कि आपको सूचना थी कि यह मकान पहले ही क्या हो चुका है, बिक गया है। अर्थात सी के लिए कानून कहता है कि यदि आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते और एक आप एप्लीकेशन देते, मकान का नंबर, गांव, पता इत्यादि लिखते और लिखने के बाद आपका एनओसी ले लेते, यानी कि आपका कोई आपत्ति नहीं है या इस पर कोई भार नहीं है या यह ज़मीन बिकी नहीं है, इसका स्वामी कौन है, तो आपको रजिस्ट्रार के से क्या मिल जाता है, एक प्रमाण पत्र। तो आपने क्या किया कि भाई आप गए ही नहीं रजिस्ट्रार के हैं और ऐसे आप खरीद लिए ज़मीन, तो ये माना जाएगा कि आपको सूचना थी कि यह ज़मीन किसको पहले बिक चुकी है, बी को, और आप हक नहीं मांग सकते। तो अगर बी ने पहले रजिस्टर, तो पहले आओ पहले पाओ, आगे हम सिद्धांत बताएंगे। पूछा भी जाता है जो समय में प्रथम होगा कानून में भी उसका क्या स्थान होगा, प्रथम। और आगे सेक्शन हमें पढ़ना भी है, कौन सा सेक्शन, 48। भाई कौन सा सेक्शन पढ़ना है, आगे सिद्धांत आएगा। आइए इसमें दूसरी बात क्या कही गई है वो देखना, ये तो रजिस्ट्रीकृत। दूसरी बात, इसी उदाहरण पर जिला चेंज कर दीजिए,
देखिए मान लीजिए कि प्रयागराज जिला है और इधर कानपुर बना दिया जाए। प्रयागराज में संपत्ति है और कानपुर में जाकर उस संपत्ति की लिखा पढ़ी होती है। तो प्रयागराज के लिए वह जो रजिस्ट्री हुई है कानपुर में, वह प्रयागराज के लिए कब सूचना मानी जाएगी? तो कानून ये कहता है कि जब कानपुर से कागज रजिस्ट्रार कहाँ भेज देंगे? प्रयागराज। और प्रयागराज के कागज पत्तर में क्या हो जाएगी? एंट्री। तब से ये माना जाएगा कि प्रयागराज में यह जमीन क्या है? रजिस्टर्ड। उस बीच भी घोटाला हो सकता है। देखिए कैसे हो सकता है, एक उदाहरण देखिए भाई। मान लीजिए ए के पास कानपुर माने प्रयागराज में जमीन है और यह जाकर रजिस्ट्री कहाँ करता है? लिखा पढ़ी कानपुर में। तो ठीक है, कानपुर में कर लिया। तो कानपुर के रजिस्ट्रार ऑफिस से आपका एक सूचना आएगी सब कागज पत्तर के साथ। कहाँ? प्रयागराज। तो मान लीजिए कानपुर में 1 जनवरी को लिखा पढ़ी हुई और प्रयागराज वह कागज पत्तर आते हैं तो वहाँ से भेज दिया जाता है। 10 जनवरी बीत गया और 10 जनवरी को वह प्रयागराज में आया कागज। तब यहाँ के रजिस्ट्रार ने अपने रजिस्टर में ये बात चढ़ाई। तो जो ये बीच का समय है, इस बीच में धोखा हो सकता है। धोखा ये हो सकता है कि ये हो सकता है कि प्रयागराज में भी किसी को क्या कर दे? बेच दे इस बीच में। तो प्रयागराज के लिए आपका ये जो बीच का समय है सूचना नहीं मानी जाएगी। तो प्रयागराज में कब मानी जाएगी कि सूचना सबको है? जिस तारीख को प्रयागराज में वह कागज आकर रजिस्टर पर क्या हो रहा है? चढ़ रहा है। इसके पहले अगर कोई व्यक्ति खरीद लेता है तो उसे प्रयागराज में अच्छा हक मिलेगा। लेकिन कब? आपका 10 तारीख के पहले। तो अगला देखिए, दूसरा आपका रजिस्ट्रीकरण के बारे में सूचना। तीसरा देखिए आपका क्या बताता है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 देखिए। जो व्यक्ति किसी अचल संपत्ति को या किसी ऐसी संपत्ति में के किसी अंश या हित को अर्जित करता है, यह समझा जाएगा कि उसे उस संपत्ति में उस व्यक्ति के हक को यदि कोई हो सूचना है जिसका तत्समय उस पर वास्तविक कब्जा है। यानी कि आपका तीसरा पॉइंट हुआ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्चुअल पोजेशन। देखिए उसको निकाला जा रहा है बैरक तोड़ तोड़ के। तीसरा पॉइंट क्या हुआ? वास्तविक। ये सूचना दो प्रकार। वास्तविक कब्जा, इसको अभी हम लिखवाते हैं, अब आपका हो जाए पांचों। वास्तविक कब्जा। यहाँ से एक टेक्निकल क्वेश्चन बन सकता है कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस कब मानी जाएगी? आपका एक्चुअल पोजेशन की कंस्ट्रक्टिव पोजेशन? तो कब्जा दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक कब्जा और दूसरा विवक्षित या प्रलक्षित कब्जा। तो टीपीए के सेक्शन 3 में कब सूचना का सिद्धांत लागू होगा? एक्चुअल पोजेशन की कंस्ट्रक्टिव की दोनों। तो दोनों ना मारिएगा, स्पष्ट बेयरक लिखता है कैसा पोजेशन? एक्चुअल। अब दोनों पहले एक एक लाइन समझिए तब कब्जा दिखाया जाए। देखिए एक्चुअल पोजेशन में ये होता है कि वास्तव में उस व्यक्ति का कब्जा उस जमीन पर रहता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में ए का मकान था और ये मकान था ए का, इसने बी को किराए पर दिया था और ऐसी दशा में बी उस मकान में रह भी रहा था। तो ये बी का कैसा कब्जा माना जाएगा? एक्चुअल। कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये हुआ कि बी रह नहीं रहा था लेकिन कानूनन कब्जा ये समझ लिया गया था कि बी का है। यानी कि बी रह नहीं रहा था मकान में
लेकिन कानूनन ये समझ लिया गया था कि कब्जा किसका है, बी का है। तो समझने वाली बात यहाँ नहीं है। आपका सूचना कब मानी जाएगी, जब बी का कैसा कब्जा हो, एक्चुअल। अब वास्तविक कब्जा सूचना कब मानी जाएगी, अब एक उदाहरण दूसरा देखिए। मान लीजिए ए बी को अपना मकान बेच रहा है, तो कानून ये कहता है कि बी जब मकान ये खरीदे तो कम से कम एक बार जाकर मकान पर देख ले कि मकान पर एक्चुअल में पोजीशन किसका है। अगर मकान में किराएदार रह रहे हैं तो और बी को यह आपत्ति नहीं किया और ए से मकान बी ने क्या कर लिया, खरीद लिया, तो अब क्या इस बात की सूचना मानी जाएगी कि नहीं कि बी को इस बात का ज्ञान था कि इस मकान पर पहले से ही किराएदार रह रहे हैं। तो बताइए आप लोग, मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? क्यों? क्योंकि अगर भी थोड़ा बहुत प्रयास करता तो जाकर सच्चाई का क्या कर लेता पता। अरे भाई, एक बार जो मकान खरीद रहे हो जाकर देखते, उधर भाई रूम देखते, कहे जो लोग रह रहे थे उनसे पूछते कि आप कौन हैं, तब आपको ज्ञान हो जाता कि ये रूम खाली नहीं है बल्कि इसमें क्या है, किराएदार। और बाद में आकर कह रहे हैं कि हमें तो सूचना ही नहीं थी कि यहाँ किराएदार हैं। तो कानून ये कहता है कि भले आपको एक्चुअल में नॉलेज न हो, लेकिन कानून ये मानेगा कि आपको सूचना थी कि ये किराएदार का इस मकान पर या उसके अंश पर, माने कुछ घर में एक्चुअल पोजीशन है। अब उसके बाद किराएदार को हटाइए, तमाम चीज़ें किसकी जिम्मेदारी हो जाएगी, बी की। ए पल्ला झाड़ लेगा, क्यों झाड़ लेगा, कह देगा कि हजूर बी को कंस्ट्रक्टिव क्या थी, नोटिस, जाकर देखता, क्यों नहीं देखा। आइए, ये तो वास्तविक, याद रखिए, प्रलक्षित कब्जा के बारे में नहीं है, केवल किसके बारे में, हाँ, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन नहीं। अगला देखिए आपका, अभिकर्ता को दी गई सूचना। पूरा वाक्य भी एक बार स्पष्टीकरण 3 पढ़ लिया जाए। देखिए, यदि किसी व्यक्ति के अभिकर्ता को किसी तथ्य की उस कारोबार के अनुक्रम में जिसके लिए वह तथ्य तात्विक है, उस व्यक्ति की ओर से कार्य करते हुए सूचना मिल जाती है, तो यह समझा जाएगा कि उस तथ्य की सूचना उस व्यक्ति को थी। परंतु यदि अभिकर्ता कपटपूर्वक तथ्य को छिपा लेता है तो ऐसी दशा में सूचना नहीं मानी जाएगी। यानी कि ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एविडेंस पढ़ाते हुए मैंने सेक्शन 18 में पढ़ाया भी था डिटेल में। फिर एक बार देखिए, मालिक और अभिकर्ता के संबंध को आपका एजेंसी कहा जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति ने अपना एजेंट नियुक्त किया है और दूसरा कोई व्यक्ति एजेंट को सूचना देता है, कारोबार के अनुक्रम में देता है, यानी कि इन द कोर्स ऑफ बिजनेस देता है, तो अभिकर्ता को दी गई सूचना ये माना जाएगा कि किसको मिल गई सूचना, मालिक को। लेकिन इसका एक अपवाद है कि अगर अभिकर्ता ने मालिक से फ्रॉड कर दिया, यानी कि जानबूझकर मालिक से कपट किया और जानबूझकर मालिक को वह बात बताई ही नहीं, तो ऐसी दशा में अभिकर्ता को दी गई सूचना मालिक को सूचना नहीं मानी जाएगी। फिर एक बार इसको देखिए, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के एजेंट को किसी तथ्य के बारे में कारोबार के अनुक्रम में एजेंट को नोटिस या सूचना दी गई है, तो ये माना जाएगा कि किसको जानकारी हो गई है उस बात की, मालिक को। लेकिन कब ये नहीं माना जाएगा,
जब एजेंट क्या कर दे मालिक से, फ्रॉड, तब मालिक पर सूचना नहीं मानी जाएगी। और अंतिम आपका है मौके पर संपत्ति की स्थिति। आपका ये अलग बैरक में नहीं, अपने मन से बताया जा रहा है। यानी कि मौके पर संपत्ति की स्थिति का मतलब कि अब मौके पर संपत्ति की स्थिति का उदाहरण देखिए। यानी कि संपत्ति कहाँ स्थित है, तो 3-4 उदाहरण देखिए। अगर कोई संपत्ति रेलवे के किनारे है, हवाई अड्डे के किनारे हैं, नदी के किनारे हैं, या कह सकते हैं कि किसी प्लांट के किनारे हैं, आप जाकर उस संपत्ति को खरीद रहे हैं, तो भले ही आप न जाए हो, न देखने गए हों संपत्ति का, उससे मतलब नहीं है। लेकिन कानून ये कहता है कि अगर आप रेलवे ट्रैक के किनारे, हवाई जहाज के ट्रैक के किनारे या रोड के किनारे इत्यादि जगहों पर संपत्ति खरीदते हैं, तो बाद में ये नहीं कह सकते कि बहुत न्यूसेंस हो रहा है, यानी कि रेलवे क्या बजा रही है बहुत ज़्यादा सीटी। तो आप, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये सूचना थी कि भाई रेलवे के किनारे ज़मीन है, रेलवे से डिस्टर्ब होगा। अब बाद में आप मुकर नहीं सकते, यानी कि एक का कर्तव्य नहीं है कि वो बताए कि रेलवे के किनारे हैं। आप ज़मीन जाकर देखें और आपने देखा कि रेलवे की सटी हुई ज़मीन है, और 4 दिन बाद जब खरीद लिए, रहने लगे, तब ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा यहाँ तो क्या है, डिस्टरबेंस है, ए ने धोखा दिया, ये नहीं कह सकते। यानी कि संपत्ति की वास्तव में क्या स्थिति थी, इस बारे में भी कंस्ट्रक्टिव सूचना मानी जाएगी। यानी कि 5 ऐसी कंडीशन आपको बताई गई, फिर लास्ट में हम बता दें, जहाँ की व्यक्ति को वास्तव में सूचना नहीं है, फिर भी कानून ये मानता है कि उसे उस बात का क्या है, ज्ञान। और पांचों रट कर जाइएगा, फिर हम बता दें। पहला हुआ जानबूझकर जांच न करना या घोर उपेक्षा बरतना, पहला। दूसरा हमने बताया रजिस्ट्रीकरण या पंजीकरण के बारे में सूचना, यानी कि अगर कोई दस्तावेज रजिस्टर्ड हो गया है, तो बाद के सभी व्यक्तियों के बारे में वो क्या काम करेगा, सूचना का। तीसरा हमने बताया आपका अभिकर्ता को दी गई सूचना, यानी कि अभिकर्ता को दी गई सूचना मालिक को सूचना मानी जाएगी, भले ही अभिकर्ता ने मालिक को जानकारी न दी हो। लेकिन इसका एक अपवाद है कि अभिकर्ता ने क्या कर लिया हो, फ्रॉड। चौथा हमने बताया एक्चुअल पोजेशन। और पांचवा संपत्ति की स्थिति क्या है, यानी कि प्रॉपर्टी किस स्थान पर स्थित है। बाद में आप मुकर नहीं सकते कि ये तो बहुत आपका शोरगुल हो रहा है, ये मुकर नहीं सकते भाई आपका। तो 5 ऐसी कंडीशन हमने बताया, जहाँ की फिर एक बार हम बता दें कि वास्तव में व्यक्ति सच्चाई को नहीं जानता, उसे ज्ञान नहीं रहता, लेकिन ये कानून उपधारणा करता है, प्रिज्यूम करता है कि इसे सच्चाई का क्या था, ज्ञान। भाई होता नहीं है, मान लिया जाता है। याद रखें, जैसे कि आपके हमारे राहुल गांधी जी हैं,